ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने 2008 का पेपर डिस्कशन किया है, आपको सॉल्व करना है अच्छे से, जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं 2007 का पेपर एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या अप्रोच होगा, एंड देन आप ट्राई करो एंड देन डाउट डिस्कस करो। चलिए, तो सो 2007 का पेपर है ना JAM-MS का। तो ये कह रहा है, let the random variable x have binomial distribution with parameter 3 and theta. ओके, टेस्ट करना आपको थीटा इज इक्वल टू 3/4 वर्सेस थीटा इज इक्वल टू 1/4। क्रिटिकल रीजन है रिजेक्ट h नॉट इफ x इज लेस देन इक्वल टू, सैंपल साइज 1 का है यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, रिजेक्ट h नॉट इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो बोल रहा है कि टेस्ट में साइज क्या है, पावर क्या है। फॉर्मूला तो पता ही आपको, साइज ऑफ टेस्ट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, पावर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। तो उससे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। फिर दूसरा जो है कि आपको एक जॉइंट पीडीएफ दे रखा है और ये पूछ रहा है y बराबर दे रखा है log x अपॉन x नॉट। तो यहाँ जो x नॉट है फिक्स नंबर है, देखो x नॉट इज कांस्टेंट, तो ये जो स्मॉल x नॉट दिख रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी y मोर देन 3। तो कुछ नहीं करना, इसमें देखो y की जगह रख दो, इतना टेंशन नहीं लेना आप। log x अपॉन x नॉट मोर देन 3, इसको सिंप्लीफाई करके x के टर्म में ले आओ, तो यहां कुछ ऐसा आ जाएगा x मोर देन x नॉट e की पावर 3, ऐसा आ जाएगा। अब ये तो इजी है ना, इंटीग्रेट कर लो x नॉट e की पावर 3 से इंफिनिटी ये। तो इस पीडीएफ का मतलब सिंपल है, कहने का दो तरीका, एक तो है कि तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, तो उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली y के प्लेस पे ये वैल्यू रख दो, y के प्लेस पे, और सिंप्लीफाई करके ये निकाल लो, तो x मोर देन x नॉट e की पावर 3 आ गई। x नॉट e की पावर 3 से इंफिनिटी में इस पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पहले आते थे, कुछ साल सिलेबस इंक्लूड हुआ था, फिर इस साल वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में नहीं है। अब आपके पास ये है कि x1 x2 x2n, ठीक है, बी रैंडम वेरिएबल सच दैट वेरिएंस ऑफ xi 4 है, ठीक, एंड कोवेरिएंस बिटवीन xi एंड xj 3 है, ओके। तो xi xj के बीच का कोवेरिएंस 3 है, वेरिएंस ऑफ xi 4 है, तो क्या करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो सिंपली एक काम करो आप, क्या कैसे ब्रेक करें, तो xi माइनस xj इसको एक साथ रख लो, आसान रहेगा, है ना। तो एक काम करो, देखो यहाँ पे क्या करो, मैं इसको लिखता हूं, ये जो yi है ना, इसको ऐसा लिखो आप, जैसे मैं लिखूं, अगर x1 माइनस x2 का नाम y1 रख दूं, इसका नाम y2 रख दूं, इस तरीके से, तो yi जो होगा x2i माइनस 1 से x2i हो जाएगा, है ना, इस तरीके से समझो। तो ये हमारे पास आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, इसका नाम मैं रख देता हूं yn हो जाएगा ये, है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो मुझे वेरिएंस चाहिए इसका, वेरिएंस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn, और ये जो मैं बता रहा हूँ जैसे एक आइडिया है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये जैसे एक आइडिया यहाँ इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब सिंपल है ना, तो इसको ब्रेक कर लो। अब व्हाट अबाउट दिस, तो जैसे मैं अगर आपको बात करूं यहां से, ये मुझे वेरिएंस ऑफ y1 y2 yn, अगर तुमसे पूछूं व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन y1 एंड y2, सो कोवेरिएंस बिटवीन x1 माइनस x2 और y2 का मतलब हो गया y3 माइनस y4, है ना, मतलब y2 का मतलब x3 माइनस x4। तो
इसके बीच अगर आप कोवेरिएंस यहां दे रखा है 3 है, ओके, तो ब्रेक कर दो इसको, है ना। तो यहां से आ जाएगा कोवेरिएंट x1 x3, फिर x1 x4, x2 x3, x2 x4, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 0 ही आ जाएगा। क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा ना, क्योंकि आप फाइंड करोगे x1 x3 तो ये 3 है, माइनस x1 x4 तो -3, x2 x3 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 0 ही आ जाएगा। तो मतलब ये सब इंडिपेंडेंट हो गया। कौन सा? y1 y2 y3 y4 एंड yn आर इंडिपेंडेंट। तो इससे फायदा ये हो गया कि अब सिंपली और डिस्ट्रीब्यूशन में इनका कॉमन ही होगा, क्योंकि सबका वेरिएंस 4 है, हो तो क्या, तो कितना आएगा ये आंसर? ईच xi का वेरिएंस 4 है। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ yi? y1 का वेरिएंस क्या होगा जी? 8 हो जाएगा सर। 8, ओके, तो yn का वेरिएंस 8 हो जाएगा ना। अच्छा, चेक कर लो, कोवेरिएंस 0 है ना सही में, हाँ, तो यहां से आएगा वेरिएंस ऑफ y1 मतलब 4 + 4, नहीं रे, यहाँ ये इंडिपेंडेंट थोड़ी है, x1 x2 इंडिपेंडेंट थोड़ी है, तो 8 क्यों होगा? चेक करो, वेरिएंस ऑफ x1 - x2 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? वेरिएंस x1 + x2, वेरिएंस ऑफ x1 + वेरिएंस ऑफ x2 + 2 का वेरिएंस ऑफ, यहाँ माइनस होगा क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, ठीक है, तो -2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, तो कोवेरिएंस x1 x2 का मतलब हो गया कितना रखा है? 3, तो ये तो 8 - 6 फाइनल कितना आया? 2, तो ईच y1 y2 y3 yn, ध्यान रखना ये वेरिएंस ऑफ x1 - x2 इज इक्वल टू वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 तभी होगा जब वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज आपको ये लिखना है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 -2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, तो उससे 2 आ गया, तो ईच yi का वेरिएंस 2 है, तो y1 का 2 ऐड हो जाएगा कितना बार? n टाइम, तो 2n आंसर हो गया इसका, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन जो है कि x1 x2 क्या है? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ईच हैविंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा, देन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन x1 + x2 इज 1। आई थिंक ये सॉल्व करना पड़ता है ना, क्या आएगा ये? सो दिस वी हैव टू सिंप्लीफाई। ये बोल रहा है कि x1 गिवन x1 + x2 इज इक्वल टू 1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? तो x1 + x2 का तो मुझे पता है गामा हो जाएगा, है ना, तो इसके लिए तो कंटिन्यूअस है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। डायरेक्ट थ्योरम है, थ्योरम वो था x1 / x1 + x2 वाला थ्योरम था ना, तो इसमें देखो आंसर की में क्या दे रखा है, आंसर या बुक में आंसर क्या दे रखा है? बीटा वाला होगा, देखो क्या है, मतलब इसको प्रूव करना पड़ेगा। एक तरीका ये है, एक तरीका तो मुझे ये समझ आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये यूनिफॉर्म है, ओके, तो हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा, तो उसमें तो प्रूफ भी दिया होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरम तो ऐसे यार इसका भी ऐसे ही आता था, x1 / x1 + x2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या आता है? बीटा 1 1, यूनिफॉर्म 0 1 ही आता है इसका भी, और गिवन है तब भी यही आएगा पक्का। तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। तुम लोगों को कंडीशनल पीडीएफ निकालना आता है ना, कैसे निकालते हो? तो यहाँ x1 x2 इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो पहले तो सम का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, एंड देन हमें तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इसको x1 को मान लो x है, और भी x1 + x2 को मान लो y है, ठीक है, सो इस तरह से है।
दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको। कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें शायद। हालांकि थ्योरम था वीके रोहतगी में, तो कंडीशनल में नहीं, आई थिंक रेशियो में है। कंडीशनल में है क्या, जहां तक मैंने देखा हुआ है मतलब थ्योरम ही है हालांकि, लेकिन जैसे थ्योरम अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना होगा, प्रूफ करना पड़ेगा। फिर ये अगर याद है तो ठीक है। तुम भी घर पे मान लो कोई कंफ्यूजन हो तो अगर बुक उठा के चेक कर लो क्या है, तो यहां जो है थ्योरम एक्चुअली एक्सपोनेंशियल के लिए है इसका। यहां इन्होंने लिख रखा है कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर लैम्बडा, देन x अपॉन x प्लस वाई हैज यूनिफॉर्म 0-1 डिस्ट्रीब्यूशन। ये गिवन नहीं है तो अपॉन है एक्चुअली। अब हो सकता है कंडीशनल का भी यही आता हो, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, हो सकता है यही आता हो, लेकिन यहाँ पे जो थ्योरम है ना, सो ये जो बता रहा हूँ, ये पेज नंबर 209 वीके रोहतगी में 209 पे थ्योरम नंबर 12 है, ठीक है। सो 209 पेज में थ्योरम नंबर 12 है ये, लेकिन ये नहीं एग्जैक्टली वहां पे कह रहा है कि x अपॉन x प्लस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म 0-1 होगा, तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ट्राई कर सकते हैं हम लोग, प्रूव करना पड़ेगा कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन x1 गिवन x1 प्लस x2 1 होगा, उसकी ये है, ठीक है। एक बार तुम लोग ट्राई करके देखो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पूछो। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये पहले भी एक बार मिला था ना मैं, तो ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0-1 होता है, ये वीके रोहतगी में थ्योरम है, ठीक है। अब ये कंडीशन हमें इसका चाहिए, तो हमें चाहिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन x1 गिवन, देखो स्लैश का मतलब अपॉन होता है, गिवन नहीं, गिवन ऐसा रहेगा वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, गिवन मतलब वर्टिकल लाइन होगा। किसी ने प्रूफ किया है इसको, कोई भी ठीक है, इसको मैं देखता हूं, तुम लोग एक बार प्रूफ ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, मुझे कंप्लीट भी करना है इसको, तो इसको प्रूफ करके देखना क्या आता है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछो दोबारा, है ना। जो भी 2000 2007 2008 का डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछो, अगर पुराने वाले डाउट भी हो 2009 10 11 12 13 14 इस तरह के डाउट तो वही पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इसका डाउट कल होगा, अभी मैं ऐसे हिंट देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डाउट होगा, तुम पूछ ट्राई करके आओ पहले, फिर पूछना मुझसे। सो ये 6 कह रहा है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल 0 थीटा, ओके। तो ये इंटरवल है 0 थीटा पे, बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो ये तो पता है हम लोगों को। तो यूनिफॉर्म 0 थीटा का जो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है, ये थ्योरम ही है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और फिर देख लो किसका मीन निकालने पे वो आएगा, तो ये दोनों तो नहीं आएगा, आई थिंक यही वाला आएगा, ये नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये अनबायस्ड नहीं होगा। यूएमपी होने के लिए क्या होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर जो अनबायस्ड हो, वो तुम्हारा यूएमपी आएगा, तो ये आएगा, चेक कर लेना, है ना। 7 कह रहा है कि A कोई 4x4 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, B कोई मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम A बाय एडिंग, अच्छा ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, क्लास 12th में भी है ये, तो उस पर ट्राई करना है तुम्हें। इसको ब्रेक करना, 2 टाइम डिटर्मिनेंट A इनवर्स B, तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना है, 4x4 का है ना, 2 की पावर 4 डिटर्मिनेंट B अपॉन डिटर्मिनेंट A आ जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा। तो B एक मैट्रिक्स है ऑब्टेन फ्रॉम A बाय एडिंग टू इट्स थर्ड रो ट्वाइस द फर्स्ट रो, मतलब B एक ऐसा मैट्रिक्स है, क्या किया इन्होंने, थर्ड रो को चेंज किया, थर्ड रो प्लस 2 टाइम फर्स्ट रो। तो इससे पता फायदा क्या होता है,
डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है, तो आंसर 16 हो गया। मतलब ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो को किसी दूसरे रो में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है आर आई चेंजेस एज आर आई प्लस के टाइम आर जे, उससे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है। तो ये इसलिए बताना चाह रहा है लाइन कि बी का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम है। तो यहां क्या हुआ, 2 बाहर आया तो 2 की पावर 4 बन गया। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बी का डिटर्मिनेंट दिस, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर 16। तो एक लाइन का है, बस तुम्हें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। नहीं याद है, मतलब नहीं याद है तो कोई एग्जांपल बनाओ और उससे देख लो, तभी हो जाएगा। Independent trial consists of rolling a fair die are performed. The probability that 2 appears before 3 or 5. तो ये क्वेश्चन है ना क्लास 12 में फिर से है, बेसिक प्रोबेबिलिटी में हमने क्लास में सॉल्व किए हैं, तुम लोग सॉल्व करो बताओ। बेसिक प्रोबेबिलिटी है ना, सिंपल है, क्या प्रोबेबिलिटी है 2 आएगा बिफोर 3 और 5। तो तुम्हें फेवरेबल आउटकम ढूंढने हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 2 विल कम बिफोर 3 और 5, तो उसको यूज करके ट्राई करना है। ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछो डाउट में। एक्स है ना, पिछला क्वेश्चन मैंने डाउट क्लास में कई बार सॉल्व किया है। तो x1 x2 x6 भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ये आपको दे रखा है क्या, -1 पे पीएमएफ हाफ है और 1 पे हाफ है। तो पूछ रहा है कि समेशन, ध्यान रखो ये बर्नौली नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल ये है कि पूछ रहा है कि 6 नंबर का सम 4 कब होगा। तुम फेवरेबल आउटकम काउंट कर लेना, इससे ही हो जाएगा। यू काउंट फेवरेबल आउटकम, कि यहाँ पूछ रहा है कि x1 से लेके x6 तक 4 आना चाहिए, और ईच xi या तो 1 होगा या -1 होगा, या तो 1 या -1 होगा। तुम खुद ही सोचो ना कि ये 6 नंबर है, ऐड करने पे 4 आ रहा है, और ईच नंबर या तो 1 होगा या -1 होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो ढूंढ के उससे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। इसमें ये होगा कि 5 1 होगा और 1 -1 होगा, ये चीज है ना। इन 6 में से 5 will take value 1 and 1 of the 6 will take value -1, तो जाके 4 आएगा। तो उससे ट्राई करो। यहां बोल रहा है कि अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये आपके पास fx दे रखा है, x² sin 1/x जब x नॉन जीरो है, 0 जब x 0 है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे, f' कॉन्टिन्यूअस होगा 0 पे, तो सिंपल है ना, पहले f' निकाल लो क्या होता है ना। तो f' 0 एग्जिस्ट, आई थिंक एग्जिस्ट तो करेगा, f' 0 निकालोगे ये 0 ही आ जाएगा डेफिनेशन से, ये निकालोगे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 आ जाएगा, तो आई थिंक यही वाला हो जाएगा। MCQ है ना ये, तो MCQ ये तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये क्या होगा x² sin 1/x, तो एक x कट गया बचेगा, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये गलत कह रहा है, नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इसकी लिमिट 0 पे और वैल्यू 0 पे सेम होनी चाहिए, तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से f' निकाल लो, नहीं तो f' में दिक्कत क्या आएगी, है ना, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर लो प्रोडक्ट रूल से, फिर चेक करो कि जो आ रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये तो मुझे लग रहा है C सही है, बाकी गलत है, ये तुम चेक करके देखो। उसके लिए f' निकालना पड़ेगा, फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूअस में पता है ना, लिमिट एंड वैल्यू बोथ आर इक्वल एट अ पॉइंट, देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो यहाँ f' की कंटिन्यूटी चेक करनी है तुम्हें। यहाँ आपसे कह रहा है कि EF2 इवेंट इस तरह से E 0 से 1 में है, और E गिवन F और E गिवन F कॉम्प्लीमेंट 1 है। अच्छा तो क्या पूछ रहा है ये, क्या EF म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या E कॉम्प्लीमेंट दिस इज दिस, EF इंडिपेंडेंट है, या ऐसा होगा। ओके तो इसमें क्या करोगे, आई थिंक ये आ जाएगा डायरेक्टली, ये आ जाएगा डायरेक्टली, चेक करो। क्यों, क्योंकि इसको खोलेंगे अगर हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F
और ये रहेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F कॉम्प्लीमेंट, और ये 1 है तो ये 1 1 2 हो गया, उसको उधर भेज दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F कॉम्प्लीमेंट, इसको उधर भेज रहे, 1 को उधर बुला रहे, 2 माइनस 1 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाई ईच अदर, इससे वहां जा सकते हो, उससे वहां, इसमें आना तो 1 ऐड सबट्रैक्ट करो आ जाएगा, तो ये बी वाला सही होगा इसमें, बाकी सही नहीं आएगा। ये बोल रहा है आपसे कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 1 बाई लैम्डा है, तो पूछ रहा है कि MLE क्या होगा, है ना। तो मीन 1 बाई लैम्डा, अगर रेट लैम्डा है तो मीन 1 बाई लैम्डा है, तो जिसका मीन 1 बाई लैम्डा है तो पूछ रहा है कि MLE क्या होगा, तो द MLE ऑफ मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले तो मीडियन निकालो, उसका MLE निकालो। देखो जैसे तुम लैम्डा का MLE इजीली निकाल सकते हो, फिर यहाँ तुम्हें इनवेरियंस प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, है ना, तो उससे आ जाएगा। तो इसका MLE तो आई थिंक x बार ही आता है, क्या एक्सपोनेंशियल है ना, तो MLE क्या आएगा x बार, देखिए x बार का मीन कितना होगा, लैम्डा, मीन 1 बाई लैम्डा है, अच्छा सो मीन 1 बाई लैम्डा है, लेकिन यहाँ x बार आई थिंक MLE फिर ये दूसरा वाला PDF है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे एक में होता है कि मीन लैम्डा है तो उसके लिए फिर x बार आई थिंक आता होगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ मीन 1 बाई लैम्डा है तो उसके लिए चेक करो, तो यहाँ PDF तुम्हारे पास क्या है, PDF है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, यही PDF है ना। हाँ अब इस PDF के लिए तुम MLE निकालो, क्या आएगा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, कितना आता है, कोई सिंपलीफाई करके बताओ। 1/x बार आएगा, अच्छा 1/x बार आएगा, इस वाले PDF में 1/x बार आएगा, सो लैम्डा कैप 1/x बार आ गया, ठीक है। क्योंकि मीन 1 बाई लैम्डा है ना इसीलिए, हाँ तो MLE तुम्हारा 1 ये आ गया। फिर इसका मीडियन निकाल लो, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, CDF इज इक्वल टू 1/2, तो इसका CDF निकालो, CDF को 1/2 रखो, तो वहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज द मीडियन ऑफ x, रैंडम वेरिएबल x, ठीक है ना। तो वो मीडियन निकालो, फिर जो इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती है तो डायरेक्टली जहां लैम्डा है उसके जगह पे 1/x बार यूज करो, तो 1/x बार इज MLE ऑफ लैम्डा, ठीक है। इस वाले केस में जब दूसरा PDF होगा, तो ये बोल रहा हूँ यहाँ पे थोड़े से दिक्कत है क्योंकि तुम रट्टा मार के जाओगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है, तो दोनों में तुम सेम ही आंसर लिखोगे, वहां गलती हो सकती है। तो अगर ये वाला PDF है तो इसमें फिर x बार तुम्हारा MLE आएगा, है ना, इस वाले PDF में, और इस वाले PDF में 1/x बार MLE होगा। तो ये नहीं कि याद रखना एक्सपोनेंशियल का MLE x बार ही होता है, तो डिपेंड करता है कौन सा वाला PDF है। सेम गामा के केस में कि कौन सा वाला PDF है, सेम ज्योमेट्री के केस में कि कौन सा वाला PMF है, सेम नेगेटिव बाइनोमियल में कौन सा, है ना। तो डिफरेंट PMF के लिए डिफरेंट मीन वेरिएंस हो सकता है या डिफरेंट आंसर आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से वाले PDF की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे 2 PDF है तो इस PDF में x बार आएगा MLE, इस PDF में 1/x बार आएगा, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि PDF कौन सा वाला है। तो यहाँ इन्होंने लिख रखा है कि मीन 1 बाई लैम्डा वाला है, तो उसके हिसाब से डिराइव कर लो, या तो याद है ठीक है डिराइव कर लो ये चीज है। यहाँ आपके पास 1 - 2 3 - 4 5 - 6 और इसके पीछे रहा होगा 2n - 1, फिर दिस, देखो ये है -1 -1 -1 कितनी बार, n टाइम, तो एक्चुअली ये समथिंग इज लाइक -n अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो लिमिट निकाल ही लोगे आप लोग, अब तो इजी है, एल ऑपरेटर लगा लो, नहीं तो n स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो यहाँ तो -1 आ गया ऊपर और यहाँ आ जाएगा 1 + 1/0 1 1, तो ये 2 आ जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा आंसर इसका। मतलब ये इजी था, सिंपल, पेयर वाइज हमने वैल्यूज निकाल ली, -1 -1 -1 n टाइम -n, अब इसमें n से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो उससे आ गया। यहाँ क्या भाई, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप तो जानते हो हाउ टू चेंज ऑर्डर, तो यहाँ y की जो वैल्यू है 1 to e की पावर x है और x की वैल्यू 0 to 1 है, तो आप ग्राफ बनाओगे y बराबर ex का, तो ये ex है ना, y बराबर 1 तो ये 1 होगा, तो ये y बराबर 1, ये y बराबर ex,
x 0 से 1, तो x को 1 ले लो, तो ये पॉइंट 1 1 है और 1 e हो जाएगा ये। अभी आपको क्या था, लिमिट y था, पहले x का लिमिट लेना है मुझे, तो इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई ln y और यहाँ पे x की वैल्यू है 1, तो ln y से 1, तो ऐसा ऑप्शन जहाँ ln y से 1 और ये वैल्यू e है, तो y की वैल्यू 1 से e, ठीक है, आगे डायरेक्टली। तो आप लोग आता ही है हाउ टू चेंज द ऑर्डर, कि यहाँ पर देखना लिमिट क्या है, उससे ग्राफ बना लिया। अब ये हमारा फिजिबल रीजन था, अब इस रीजन में पहले इन्होंने y की लिमिट ले रखी है, तो ऐसा लिया होगा, पहले इन्होंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया होगा। अब हमें हॉरिजॉन्टल लेना है बिकॉज हमें x की लिमिट पहले लिखनी है अब, तो इसीलिए। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, इसमें 10 ही थे, 15, ओके। तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, सब्जेक्टिव देखते हैं। तो ये कह रहा है कि 16a आपको फंक्शन दे रखा है, शो करो इक्वेशन fx बराबर 0 हैज ओनली वन रियल रूट। तो आप लोग जानते हो, रफली ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो f' निकालो, 0 पुट करो, उससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, उससे आइडिया लगे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रही है, एक्स एक्सिस के नीचे से जा रही है, उस पॉइंट पे जो क्रिटिकल पॉइंट है। फिर आप ये देख सकते हो कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। इतना आइडिया लगा लोगे तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, और ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो इजीली दिख जाएगा आपको। यहाँ तो बहुत आसान है, यहाँ कुछ नहीं करना, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ तो सिंपली f' निकालोगे, सो 3x² + 3, और ये इंक्रीजिंग है, x बिलोंग्स टू r, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा क्योंकि ऑड डिग्री का है। सो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट विल हैव ऑलवेज ओनली वन रूट, तो इसके पास हमेशा एक ही रूट होगा क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। तो x जब -∞ है तो वैल्यू -∞ इस तरह का कुछ होगा, तो ये इसका रफली इस तरह का ग्राफ होगा, जरा रफली बता रहा हूँ, इस तरह का ग्राफ होगा, ऐसा कुछ आएगा रफली, है ना। So it will cut x axis exactly once, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है बोलना कि f' this is odd degree polynomial which is strictly increasing, so it has only one, क्योंकि x axis को एक बार ही कट करेगा, just once। तो हो गया इतना प्रूफ, तो इतना से हो गया। तो पहले लाइन का सॉल्यूशन डायरेक्टली आ गया, f' more than 0, इतना ही सॉल्यूशन है। फिर बोल रहा है फाइंड x0 in the interval such that the tangent to the curve at the point x0 fx0 parallel to the line joining this। तो आपको पता है दो लाइन को ज्वाइन करते हैं तो स्लोप क्या आता है, y2 - y1 / x2 - 1, इसको dy/dx के इक्वल कर दो, तो इससे क्या फायदा होगा, तो यहाँ से dy/dx, y क्या है तुम्हारा fx, सो dy/dx निकालो और इसको 4 के इक्वल रखो, इससे क्या होगा, इससे x0 आ जाएगा, तो ये वाला x0 आ जाएगा, यही चाहिए तुम्हें, हो गया बस। तो dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट और 4 इसका स्लोप आ गया, तो इक्वेट कर दिया, टू लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, तो इक्वेट कर दिया, तो सिंपली उससे वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे स्लोप टेंजेंट का पैरेलल है इस लाइन सेगमेंट के। कि अब सिलेबस में नहीं है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 17 कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हिच, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हिच बेस इज द रीजन इन द xy प्लेन। बेस क्या है, रीजन इन xy प्लेन, इसका इक्वेशन क्या होगा, z बराबर 0, ठीक है ना, क्योंकि जैसे x एक्सिस है y कोऑर्डिनेट 0 होता है, सो उसी तरीके से xy प्लेन में, जैसे ये ग्राउंड है तो xy प्लेन में z एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ओके। एंड सो बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस, ठीक है, that is bounded by the parabola y बराबर 2 - x² and the line y बराबर x, while the top of the solid is bounded by this। तो सिंपल है ना, जैसे dz dy dx ट्रिपल इंटीग्रेशन, z का लिमिट बता दिया इन्होंने कि टॉप है ये, तो 0 से x + 2, ये किसका है रीजन, z का लिमिट है। अब dy dx के लिए इसका ग्राफ बना लो अलग से xy प्लेन में इसका ग्राफ बना लो, तो 2 - x² है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, और
y बराबर x है, ये ग्राफ है। अब देख लो इसमें क्या बोला है, बाउंडेड बाय दिस टू। ओके, फाइंड आउट फॉर दिस। तो इन दोनों से बाउंडेड रीजन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो z बराबर x प्लस टू है और z बराबर तुम्हारा क्या था, 0 था। तो उसका अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे तो x बराबर -2। ओके, एक मिनट, तो x को -2 रखेंगे तो सो कौन सा रीजन होगा यहाँ पे, ऊपर वाला रीजन बनेगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये ऊपर वाला जो क्लोज्ड में बनेगा ऊपर से, ऐसे अगर इमेजिन करें इसको 3D में, हाँ 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 ये वाला यहाँ से कैसे बताऊँ? हाँ, ठीक है, चलो नाम दे देता हूँ मैं, 1 2 3, बताओ इधर। अच्छा 2 3 और फिर 4 मान लो ये है, 2 3 4, ये क्लोज में बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में तुम्हारे पास z बराबर 0 मतलब यही है, एक्स वाई प्लेन में है, और इसका ऊपर जो है वो z बराबर x प्लस 2 है। तो ये जो पॉइंट होंगे ये हमारा जैसे y बराबर x है, तो इन दोनों के बाउंडेड रीजन कौन सा है, तो इसका बाउंडेड रीजन यही है ना, मतलब ये लाइन और इस कर्व का बाउंडेड रीजन क्या है, सो ये बाउंडेड रीजन है। तो इस रीजन में आपको क्या करना होगा, मान लो ये रीजन S है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ S पे डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, मतलब ये है यहाँ पे कि z का लिमिट तो सिंपली यहाँ x प्लस 2 हो जाएगी, dy dx इंटीग्रेशन ओवर S। एक बार चेक कर लो क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हिच बेस इज दिस, तो z बराबर 0 बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस। ओके, हाँ जाना चाहिए, इससे देख लेना आंसर मैच कर रहा नहीं है, फिर दूसरा ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस सीरीज कन्वर्जेस। तो ये पावर सीरीज का क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है अभी। सो पावर सीरीज में क्या है, सिंपली आप यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगा लो या रूट टेस्ट लगाना, रूट टेस्ट लगा लो, तो रेशियो टेस्ट लगा के आपको मिल जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट लगा के देखो। ये आपको यहाँ पे CDF दे रखा है, तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर j। तो आ जाएगा पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, लेकिन पॉइंट बताना पड़ेगा ना, k 1 2 3, इसको ब्रेक कर लेना, जब कंफ्यूजन हो तो इसको ब्रेक कर लेना। जैसे 0 हो गया, k को 0 रखेंगे तो ये x/5 है, k को 1 रखेंगे तो x प्लस 1/5 है, k को 2 रखेंगे तो x प्लस 2/5 है, और बाद में 1 है। ये कुछ ऐसा है जिसको शॉर्ट में ऐसा लिखा गया है, बट दिस इज समथिंग लाइक दिस। सो ये कब है, जब x लेस देन 0 है। ये कब है, मैंने k को 0 रखा है तो x बिटवीन 0 एंड 1। ये कब है, जब x बिटवीन 1 एंड 2। ये कब है, जब x बिटवीन 2 एंड 3। और ये कब है, जब x मोर देन इक्वल टू 3। ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा। तो ये थोड़ा इस फॉर्म में था, तो यहाँ कंफ्यूजन था, k 0 1 2 था, मैंने एक बार k को 0 रखा तो ये बन गई, k को एक बार 1 पुट किया सो दिस, k को एक बार 2 पुट किया तो दिस। सो दिस इज योर CDF नाउ। अब क्या होगा, जंप आपको मिल सकता है 0 1 2 3 पे, बाकी पे तो बाकी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 ही होगा। इसने कहा ना कि कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ, ठीक है, 0 पे जंप देख लो क्या है, 0 पे जंप है ही नहीं, 0 ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी एट 0 इज 0। फिर 1 पे देख लो जंप क्या है, तो 1 पे आई थिंक 1/5 का जंप है, 2 पे भी ऐसे ही 1/5 का जंप आएगा, 3 पे देख लो क्या होगा। सो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है 5, 3 पे कोई जंप नहीं है फिर, है ना, 3 पे कोई जंप नहीं है। तो इस तरीके से मतलब ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, दिस इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है तो PDF पार्ट भी CDF पार्ट भी होगा। ओके, फिर x मोर देन 2 निकालना है, तो अब तो निकाल ही सकते हो तुम, ये कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस CDF एट 2 सीधा सीधा आ जाएगा।
और CDF एट 2, 2 इक्वल कहाँ लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें 2 रख दो, 2 + 2/5, तो 1 - 4/5, तो इसका आंसर 1/5 आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी है, तो ये तो इजी है, ये हो जाएगा CDF एट 1 माइनस CDF एट -1 माइनस, तो CDF एट 1 माइनस, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ है, तो ये 1 रखेंगे तो 1/5 आ जाएगी, सो 1/5 माइनस CDF एट -1 माइनस -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो -1 तो इधर चली गई, तो 0 ही है उस पे, तो उस पे तो 0 ही है, तो आंसर 1/5 यहाँ भी आ रहा है, चेक करना, ठीक है। और यहाँ आपको दिख रहा है कि जिन पॉइंट पे जंप है CDF में, उस पॉइंट पे मास होगा, तो वही आपसे पूछना चाह रहा है कि किस किस पॉइंट पे मास है वो बताओ। और ये कह रहा है कि x1 x2 xn इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, having normal distribution with mean k theta variance sigma square, okay, so find the MLE of theta based on this, तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के उसको मैक्सिमाइज कर दो, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो MLE आएगी, so that it is unbiased and consistent estimator for theta, दिखाओ कि ये unbiased भी है और consistent भी है, ठीक है, दिखाओ। यहाँ 20 आपके पास है, ज्वाइंट PDF यू हैव, मतलब ज्वाइंट PMF यू हैव, एंड ठीक है, इसको ब्रेक भी कर सकते हो, यहाँ फिर से वही है कि n का तो फ्री है, मतलब y, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आई थिंक प्रोबेबिलिटी एट y, मतलब y इज n गिवन x इज इक्वल टू m और y इज इक्वल टू सम y, तो उस तरीके से हो जाएगा, या y इज इक्वल टू मान लो n है, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना, तो इससे कुछ मिल जाएगा। क्या फाइंड द मार्जिनल ऑफ x एंड y आल्सो, तो ट्राई कर सकते हो। फाइंड द कंडीशनल PMF ऑफ x गिवन y, तो यहाँ से दिख तो रहा है x गिवन y दिख जाएगा, एंड y गिवन x, मतलब इसमें आपको ज्वाइंट दे रखा है, तो दोनों का मार्जिनल फाइंड करना होगा एंड दोनों का कंडीशनल फाइंड करना है, x गिवन y, y गिवन x, दोनों निकालना है। तो ये थोड़े कैलकुलेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ पूछ लिया गया है, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, हैविंग PMF दिस, ये ज्योमेट्रिक है जिसमें नंबर ऑफ फेलियर काउंट कर रहा है, तो शो करो कि समेशन xi कंप्लीट सफिशिएंट है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली को ब्रेक कर दो, आ जाएगा। फिर बाद में UMUE निकालो, तो इसका मीन लो और उससे आ जाएगा फंक्शन ऑफ t दैट इज अनबायस्ड, तो वो आपका UMUE हो जाएगा। ये अब सिलेबस में है नहीं आपके, 23 सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे होगा ये, कि x1 x2 x3 दिस इज सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विद मीन 4 वेरिएंस 4, तो सो दैट फॉर द लार्ज एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज दिस। अच्छा, तो एक काम करो, सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो क्या आएगी, और वो खुद ही इस बीच में कोई नंबर आ जाएगा, तो क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, लाइक वो बनेगा x2 x3 नहीं x1 x2 ना, x1 x2 प्लस 2 रखेंगे तो x3 x4, अच्छा ये ऐसे कुछ है, x1 x2 प्लस x3 x4 प्लस x5 x6 एंड सो ऑन, लास्ट में है x2n - 1 x2n, ओके। तो करना क्या है, कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको, इसका मीन निकालना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो ऐसा दिख रहा है 16n आएगा, नीचे दिख रहा है, और इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, उससे डिवाइड करना है, तो वो z बन जाएगा, और z बनने के बाद कैलकुलेशन इजी होके 5 में कुछ आ जाएगा, जो इस बीच का नंबर है, वो दिखाना है कि जो इसका आंसर आएगा 0.5 से ज्यादा है और 0.9 से कम है ना, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं आते थे, प्रूव दैट है, तो इसलिए बोला है कि इसे प्रूव करो, वरना अभी क्या होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आंसर में रेंज ऐसा कुछ रहेगा 0.5 0.9 वैसा। 24 जो है कि an urn contains 10 balls, ये हमने क्लास में हालांकि सॉल्व किया जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे थे, तो an urn contains 10 balls which m are white, ठीक है, टोटल 10 है, उसमें m white है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस m बराबर 3 वर्सेस m बराबर 7, तो ये टेस्ट करना है। 3 balls are drawn at random from the urn विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने 3 बॉल ड्रॉ किए अर्न से विदाउट रिप्लेसमेंट,
So 3 balls are drawn at random from the urn without replacement. ठीक है, सो 3 बॉल ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और S is the number of white balls drawn so that the most powerful test reject H naught। तो सिंपल है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज करना। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज करोगे ना, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H naught अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 लेस देन इक्वल टू k करोगे। अब ये आई थिंक फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा, तो ये x मोर देन इक्वल टू k आ जाएगा, 1 है k1 है, तो ऐसा आ जाएगा। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज करना है। अब ये क्रिटिकल रीजन पता चल जाएगा, उसके बाद फाइंड द पावर एंड साइज। अच्छा, फाइंड द पावर इफ साइज ऑफ टेस्ट इज 11/16। तो ये साइज इसलिए गिवन है ताकि इस साइज को यूज करके आप ये k निकाल सको, और k जब निकल जाएगा फिर आप पावर निकाल पाओगे। ओके, ये आपका इंटीग्रेशन करना है r बाउंडेड बाय द लाइंस y बराबर 0 y बराबर x दिस। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, एंड ग्राफ बना के फिर आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा। ये है डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो 2 वेरिएबल फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। कॉन्टिन्यूटी मतलब लिमिट एट 0 0 इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट 0 0। डिफरेंशिएबिलिटी का वो फॉर्मूला था, फॉर्मूला में देखो लिमिट निकालना पड़ता है, दिस इज इक्वल टू 0 आएगा तो डिफरेंशिएबल थ्योरम यूज कर लो, जो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वो यूज करो, क्या आएगा, बस खत्म हो गया ना ये। अभी 2008 का हमने अभी किया ही था, तो फाइनली है ना, तो मतलब एक बार मैंने बस बता दिया अप्रोच क्या हो सकता है। अब आपको सॉल्व करना है, बहुत लोगों ने कर रखा है, 1-2 बार और सॉल्व करना, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना, फायदा ही होगा। तो PYQ जो भी है 2005 से 23 तक आराम से 4-5 बार ईयर वाइज सॉल्व करो। मतलब एक अभी जैसे एक साल के पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ऐसे, तो आप उसको लिख लिख के सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देखे। फिर जब नहीं आ रहा तो वहाँ देखो कि क्या आपको नहीं आ रहा, कि सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो सीखो। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो बिना हेल्प के, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको अब समझ आ गया कि क्या नहीं आ रहा था पहले। तो वैसे करके सीखना है। फिर एंड टाइम में लास्ट टाइम जब सॉल्व कर रहे हो आप, मान लो आप छठे बार 6 टाइम सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता है या जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो इस तरह सॉल्व करो। फिर मॉक टेस्ट भी है, कुछ इसमें से मॉक टेस्ट में भी आपको मिलेगा, तो वहाँ भी आपको रियलाइज होगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, इस तरह से। ठीक है, तो अभी इसको स्टॉप करते हैं, अभी डाउट क्लास है, तो डाउट क्लास के लिए थोड़ा ब्रेक ले लो। और मतलब क्या ब्रेक, क्या अभी है ना, कितना हुआ, 9:12 हुए, तो अभी ठीक है, इसको 2 मिनट का ब्रेक ले कंटिन्यू करता हूँ। मतलब अभी इसी में डाउट क्लास कंटिन्यू होगा, ठीक है, तो कोई ब्रेक तो नहीं है ऐसे।